गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इलाहाबाद पीसीएस। आप सभी लोग का स्वागत है इलाहाबाद पीसीएस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। ठीक, टोटल अब तक 105 हो चुके हैं जो एक्ट बन गए, जो बिल थे, जो एक्ट बन गए, टोटल 105। उस 105 में से आप मान के चलो कि हार्डली 20 से 25 इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्ट प्रोबेबल आप मान लो कि हाँ 25 के आसपास रहेंगे। और ये जो 25 हैं इनको प्रीवियस ईयर के पीसीएस के पेपर से, आरओ के पेपर से और यहाँ तक यूपीएससी के पेपर से भी इनको निकाला गया है। और यही जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर साल रिपीटेड मोड में रहते हैं। ठीक है, आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में दिया जा सकता है। आपको दे दिया जाएगा कि जैसे कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस चीज से रिलेटेड है, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें कि आपको सही मारना है जीएसटी। ठीक, तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और मैक्सिमम जो क्वेश्चन इसके होते हैं मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आते हैं। करेक्ट। तो चलिए आज हम डिफरेंट अमेंडमेंट्स को देख लेते हैं और उनको देखने के साथ साथ ही समझेंगे उनके अंदर क्या चीज़ों को दी गई हैं। ठीक, इस क्लास को हम फिनिश करेंगे दो पार्ट में। ये जो हमारा आज का क्लास है पार्ट 1 है, ठीक है ना। ये जो आज का हमारा क्लास है ये है पार्ट 1 और आज नहीं तो मैक्स टू मैक्स कल हम इसका अपलोड कर देंगे पार्ट 2। तो चलिए पार्ट 1 के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को स्टार्ट करते हैं जो कि 1951 में किया गया था। तो देखिए 1951 में क्या किया गया था, इसमें 9 शेड्यूल को ऐड कर दिया गया था। ठीक है, 9 शेड्यूल किससे रिलेटेड था, लैंड रिफॉर्मेशन से रिलेटेड था। तो इसको ऐड किया गया है किससे, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। फिर अब देखिए इसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा, फर्स्ट के बाद इंपॉर्टेंट आपका आ जाएगा सेवेंथ में किसकी बात की गई है, जैसे इंडिपेंडेंस के समय जो कि अपने कंट्री को जो स्टेट्स थे उनको डिवाइड किया गया था अलग अलग पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जिसमें कि कुछ आपके सेंट्रल प्रोविंस हो गए थे, कुछ आपके प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ आपके दक्कन के स्टेट्स थे, कुछ राजे रजवाड़े वाले थे। तो वो जो पार्ट ए बी सी के फॉर्म में जो था उसको फर्दर डिवाइड करके किसमें बाइफर्केट किया गया था, 14 स्टेट्स में और 6 यूनियन टेरेटरीज में। तो इंडिपेंडेंस के बाद तो यही चीजें आ गई थी ना अपने पास, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरेटरीज। और उसके पहले क्या था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, तो हमने पार्ट वाले को कन्वर्ट करके हमने किसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया, स्टेट में और यूनियन टेरेटरी में। कल की क्लास में हमने देखा था जब हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि इसी 7 शेड्यूल से ही जो स्टेट्स को फॉर्मेशन किया गया था किसके ऊपर किया गया था, लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, मतलब भाषा के ऊपर राज्यों का निर्माण किया गया था। ठीक, और ऐसा पहला राज्य जो कि भाषा के ऊपर निर्माण किया गया था कौन था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा। तो इसी 7 शेड्यूल से लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर भी स्टेट के फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज किया गया। आगे देखिए 9 शेड्यूल में क्या बताया जा रहा है अंडर 9 शेड्यूल ऑफ 1960 में एक एरिया था बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, बेरूबरी यूनियन। ठीक, तो उस बेरूबरी यूनियन को हमने किसको दे दिया था, पाकिस्तान को दे दिया। तो इसमें क्या बताया गया है, बेरूबरी यूनियन ऑफ द वेस्ट बंगाल वाज ट्रांसफर्ड टू पाकिस्तान। और ये किस एग्रीमेंट के थ्रू हुआ था, इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट एक्ट ऑफ 1958। इस 1958 एक्ट के थ्रू जो कि इंडो पाक एग्रीमेंट था, इसमें हमने क्या किया था कि बेरूबरी यूनियन को हम लोगों ने पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया था उस एक्ट के थ्रू। आगे देखिए 10th शेड्यूल ऑफ 1961, इसमें क्या बताया गया है, 10th शेड्यूल ऑफ 1961 में बताया गया है कि इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया किसको, दादर एंड नागर हवेली को, किससे, पुर्तगाल से। और दादर नागर हवेली को इंटीग्रेट करके उसको क्या बनाया गया, यूनियन टेरिटरी। ठीक, तो इस चीज को मैं देखना, ये चीज किस चीज से अमेंडमेंट हुई थी, 10th अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी। दादर नागर हवेली को हम लोगों ने पुर्तगाल से लेकर के उसको हम लोगों ने क्या बनाया, यूनियन टेरिटरी बनाया। फिर देखिए 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, 24th अमेंडमेंट एक्ट में क्या बताया गया है कि इसमें कंपलसरी किया गया किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए अपने एसेंट को दे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे। CAB मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट के लिए कंपलसरी कर दिया गया उनके एसेंट को देना। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि लेकर के आप उसको अपने पास रिजर्व कर लो। हाँ, एक फिक्स टाइम के लिए जैसे कि 14 दिन के लिए अपने पास, मैक्स टू मैक्स 14 दिन के लिए अपने पास रख सकते हैं, लेकिन आपको एट द एंड 14th डे आपको उसके ऊपर अपना रिकमेंडेशन देना ही पड़ेगा। तो क्या किया गया, वहां पे प्रेसिडेंट को बाउंड किया गया देने के लिए। तो इसमें क्या कर दिया गया, उनको कंपलसरी कर दिया गया राष्ट्रपति को, वहां पे उनका डिस्क्रिप्शन को कई कुछ हद तक खत्म किया गया। ठीक, फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, 36वां संविधान संशोधन 1975। इसके थ्रू क्या किया गया, हमने इसको कल की क्लास में भी देखा था, सिक्किम को एक फुल फ्लेजेड स्टेट बनाया गया, कहाँ का, इंडिया का। इंडिया का एक फुल फ्लेजेड स्टेट सिक्किम को बनाया गया थ्रू 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। किसने सिक्किम को इंट्रोड्यूस किया था, किसने सिक्किम को फॉर्मेशन किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, फिर अब देखिए 38th
अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, इसमें क्या किया गया है, इसमें बताया गया है कि जो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी है, जो इमरजेंसी का डिक्लेरेशन है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, इज नॉन जस्टिसिएबल। आप इसको जा करके आप इसी कहीं पे गुहार नहीं लगा सकते। और इसमें किसकी बात की जा रही है, इमरजेंसी मतलब कि नेशनल इमरजेंसी की। तो अगर प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर दिया तो नॉन जस्टिसिएबल हो जाएगी। ठीक है, आप उसमें जाकर किसी भी कोर्ट में जाकर के आप उस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमेशा जब कुछ डिस्टर्बेंस आते हैं स्टेट के अंदर या फिर अलग किसी कंट्री से, तभी जा करके डिक्लेयर किया जाता है इमरजेंसी सिचुएशन को। ठीक, एक ये हो गया। फिर आगे आप देख लो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, इसको हमने शॉर्ट के फॉर्म में भी देखा था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हमने क्या किया था, हमने कुछ वर्ड्स को ऐड किए थे, जैसे कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, इन 3 वर्ड को हमने ऐड किया था प्रियम्बल में। और इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि पार्ट 4A में मेंशन है, इसको भी हम लोगों ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू ऐड किया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से क्या किया गया था कि जो लोकसभा है और जो विधानसभा है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके टेन्योर को 5 ईयर तक फिक्स कर दिया गया। इसके जो पहले प्रीवियस अमेंडमेंट हुआ था 44th के पहले, 43rd वाला, सॉरी 42nd में क्या हुआ था कि इसके जो टेन्योर थे ना लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसको 6 साल कर दिया गया था। लेकिन फिर 44th में उसको वापस रिस्टोर करके कितना कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया। दूसरा चीज, जो एक वर्ड होते हैं इमरजेंसी में, इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किससे किया गया था, आर्म्ड रिबेलियन से। इंटरनल डिस्टर्बेंस वॉज रिप्लेस्ड बाय द टर्म आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, फिर अगला, प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट जब आपको लिखित कुछ मंजूरी देगी तभी जाकर के राष्ट्रपति इमरजेंसी को डिक्लेयर करेंगे। तो ये 3 चीजें, पहली, लोकसभा और विधानसभा के टेन्योर को 5 ईयर के लिए फिक्स किया गया। दूसरा, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को रिप्लेस किया गया किससे, आर्म्ड रिबेलियन से। और तीसरा, जब कैबिनेट आपको लिखित में मंजूरी देगी तभी राष्ट्रपति क्या करेंगे, इमरजेंसी को इंपोज करेंगे, इमरजेंसी को डिक्लेयर करेंगे। ठीक, अगला देखिए 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें क्या बोला गया, एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके आया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में मेंशन है, शेड्यूल नंबर 10th में। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब होता है दल बदल कानून, कि इलेक्शन जीतने के बाद आप किसी पार्टी को जाकर के चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये सभी में एप्लीकेबल होता है, चाहे आप इंडिविजुअल हो, निर्दलीय लड़े हो या फिर किसी पार्टी के थ्रू लड़े हो, है ना। अगर आप जीत रहे हो तो मतलब एक सेट प्रपोर्शन होता है, एक सेट नंबर होता है, आप उतने एमएलए को अगर आप ले करके जाते हो तो फिर उसको नहीं माना जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली किसी पार्टी में जा रहे हो तो आपकी सदस्यता वहां से क्या हो सकती है, निरस्त हो सकती है। इलेक्शन कमीशन तुरंत इसके अंदर क्या करेगा, इंटरफेयर कर देगा। फिर देखिए आगे 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989, इसमें क्या बताया गया है, वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया था, 21 साल से क्या किया गया था, 18 साल कर दिया गया था। किस किस चुनाव के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए भी और विधानसभा के चुनाव के लिए भी, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। तो 71वें संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, इसके थ्रू क्या किया कि जो पहले जो वोटिंग एज अपनी होती थी 21 साल, उसको घटा करके क्या किया गया, 18 साल, जो कि किसके थ्रू हुआ था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो कि मतलब मिनिमम 18 साल सभी का एज होना चाहिए, मतलब जिनका भी 18 या उसके ऊपर एज है सभी के पास क्या है, एक वोटिंग राइट है। और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वोटिंग जो राइट होती है वो एक तरीके से एक ब्लेसिंग के जैसे होती है, एक आशीर्वाद के जैसे होती है। ठीक है, आप उसी के थ्रू क्या करते हो, अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हो। तो ये हो गया, और ये दोनों कहाँ पे एप्लीकेबल है, लोकसभा में भी और विधानसभा के लिए भी। इसके आगे देखिए 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991, इससे क्या दिया गया था, ये भी क्वेश्चन पीसीएस के प्रीलिम्स में और आरओ एआरओ में भी पूछा गया है। इसके थ्रू क्या हुआ था, स्पेशल स्टेटस दिया गया था किसको, दिल्ली को, और हाँ दिल्ली को दिया गया था किस चीज का स्पेशल स्टेटस, एनसीटी ऑफ दिल्ली। एनसीटी ऑफ दिल्ली मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो इसके थ्रू क्या हुआ था ना, 69 के थ्रू दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया, तो उसको रिकॉग्नाइज किया गया था क्या, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसके बाद देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, बच्चा बच्चा जानता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या है, तो पंचायती राज से रिलेटेड है। इसमें पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था, ये देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, जो कि मेंशन है किसमें, पार्ट 9 में और शेड्यूल नंबर 11 में। इसको यहाँ पे नोट कर लिया जाए, शेड्यूल नंबर 11 में मेंशन है और पार्ट नंबर 9 में मेंशन है।
तो ये कौन सा था, 73वां संविधान संशोधन। फिर आता है 74, 74 में क्या दिया गया है, तो जब 73 पंचायत से रिलेटेड है तो 74 किससे रिलेटेड होगा, म्यूनसिपैलिटी से। तो म्यूनसिपैलिटी में क्या किया गया 74 में क्या किया गया, ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज को ही हम क्या बोलते हैं आसान भाषा में, म्यूनसिपैलिटीज। तो इसको किस पार्ट में ऐड किया गया, पार्ट नंबर 9A में और शेड्यूल नंबर 12 में। शेड्यूल नंबर 12 में ऐड हुआ और पार्ट नंबर 9A में ऐड हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट है आज का 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995। इसमें क्या हुआ कि जो SC ST हैं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं, तो इनका जो जॉब, गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो रिजर्वेशन होता है उसमें उनको प्रमोशन मिलेगा। मतलब कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन, जो भी आपका पोस्ट जो बढ़ाया जाएगा उसके अंदर भी इनको रिजर्वेशन मिलेगा, किसको, शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को। तो ये आपका टोटल हो गया, पार्ट 1 था आज का, जो कि फर्स्ट से लेकर के और 77 तक डील किया है। 77 के आगे और कम से कम 105 तक, ठीक है, 105 तक, हाँ, वहां तक हम पार्ट 2 में डील करेंगे। आज हमारा पार्ट 1 था, तो पार्ट 2 की क्लास को आज नहीं तो कल सुबह में अपलोड कर दी जाएगी। क्लास के साथ बने रहिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।